विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जयमान सिंह। ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ तृतीय आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने पिछले सप्ताह आपसे बात की थी ब्रिटिश पैरामाउंसी के बारे में। ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्चता। विद्यार्थियों, उस कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्चता या सर्वोच्च सत्ता एक ऐसी वैचारिक अवधारणा थी जो ये तय करती थी कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध किस प्रकार से होंगे और अलग अलग दौर में यह संबंध किस किस प्रकार से बदलते रहे और किन परिस्थितियों में बदलते रहे, इन तमाम बातों का विवेचन किया था। विद्यार्थियों, पैरामाउंसी एक ऐसी अवधारणा थी जो अंतर तय करती थी ब्रिटिश भारत के प्रशासन के बारे में, और वह भारत जो भारतीय भारत कहलाता था, यानी देसी रियासतों का प्रशासन। तो देसी रियासतों के प्रशासन के बारे में ब्रिटिश सरकार ने जिस अवधारणा को लागू किया, विद्यार्थियों, वह अवधारणा मोटे तौर के ऊपर पैरामाउंसी कहलाती है। सर्वोच्चता या सर्वोच्च सत्ता के आधार पर हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अंग्रेजों को इस बात का काफ़ी हद तक श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में एक राजनीतिक एकता कायम की, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से यह एकता कायम नहीं हो पाई और हम दो प्रकार के भारत को देख रहे हैं। एक तो वो भारत था जो अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल था, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड था, प्रशासित था, जिसे हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। और विद्यार्थियों, दूसरी तरफ वो भारत था जो कि भारतीय भारत, इंडियन इंडिया कहलाता था, जो देसी रियासतों का भारत था। जब ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश भारत में प्रशासन करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था, और लेकिन जहाँ तक देसी रियासतों के साथ उसके संबंधों और व्यवहार की नीति का जब हम विश्लेषण करते तो हम ये देखते हैं कि वह उस वक्त वायसराय की हैसियत से शासन कर रहा है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको ये कहा था कि मैं अपनी इस कक्षा को 3 भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। विद्यार्थियों, ये 3 भाग अलग अलग दौर को इंगित करते हैं। पहला दौर था 1757 से 1813 का। दूसरा दौर था विद्यार्थियों 1813 से लेकर 1857 तक का। और तीसरा दौर था 1858 से लेकर 1919 के मॉनफोर्ड सुधार अधिनियम तक का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट तक का। तो विद्यार्थियों, 1757 से लेकर 1919 तक भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों का जो उतार चढ़ाव था, वही ब्रिटिश पैरामाउंसी या सर्वोच्चता के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मोटे तौर पर इस दौर में हमें 3 नीतियों का उल्लेख देखने को मिलता है। ली वार्नर ने अपनी प्रख्यात पुस्तक देसी रियासत, उसमें ब्रिटिश सरकार के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों को 3 भागों में बांटकर समझाया। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला कालखंड जो कि रिंग फेंस की पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, घेराव की नीति से, जिसको हम कहते थे, और ये नीति 1757 से लेकर 1813 तक जारी रही। दूसरा भाग था जिसको अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के नाम से जाना जाता है, जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के नाम से जानी जाती है, और यह पॉलिसी विद्यार्थियों 1813 से लेकर 1857 तक जारी रही। तीसरी पॉलिसी थी जो कहलाती है अधीनस्थ संघ की नीति, और यह अधीनस्थ संघ की नीति ली वार्नर के शब्दों में 1858 से लेकर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम तक जारी रही। तो विद्यार्थियों, मैं अपने इस क्लास को 3 भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ली वार्नर की वह नीति का पहला भाग, जिसे कि उसने रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से संबोधित किया है, जिसे हिंदी में कहा जाता है घेराव की नीति। विद्यार्थियों, यह दौर 1757 से प्रारंभ होता है और प्लासी की जंग, और इसके बाद 1764 में बक्सर की जंग लड़ी गई, और अंग्रेजों ने इसी दौर में 1775 से लेकर 82 के बीच में मराठों के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। इसी दौर में मैसूर के साथ 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 तक। इसके बाद इसी दौर में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसके अलग अलग चरणों के अंतर्गत होलकर के साथ, भोसले के साथ अंग्रेजों ने अपने संबंधों को तय किया। तो विद्यार्थियों, ये एक ऐसा दौर था जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, वह नीति इस प्रकार की थी कि जहाँ तक आसपास की रियासतों के साथ संबंधों की नीति, तो इसमें सीमित हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व यानी संतुलन की नीति को अपनाने की कोशिश की गई और देसी राज्यों के मामलों में उसी सीमा तक हस्तक्षेप किया गया जहाँ तक जरूरी था। अदरवाइज देसी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनाई गई। विद्यार्थियों, तो सीमित हस्तक्षेप और समानता, यह अंग्रेजों की जरूरत थी विद्यार्थियों, क्योंकि उस समय अंग्रेज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि अंग्रेज अन्य देसी रियासतों, अन्य क्षेत्रीय ताकतों के समान एक ताकत थी। मैसूर और मराठों के समान वह भी एक ताकत थी। तो इस दौर में अंग्रेजों ने अपने जीते हुए इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के राज्यों के साथ संबंध नहीं बिगाड़े, बल्कि उन्हें बफर स्टेट के रूप में रखने की पॉलिसी अपनाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कर्नाटक की बात करते तो हम ये देखते हैं कि कर्नाटक स्टेट को हैदराबाद के निजाम के खिलाफ एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बफर स्टेट का कोई दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो वो था अवध। हम ये देखते हैं कि अवध को मराठों के खिलाफ एक बफर स्टेट के तौर पर यूज किया गया। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं कि यह नीति बिल्कुल कठोरता के साथ लागू की गई, हस्तक्षेप और समानता की नीति को काफ़ी कठोरता के साथ लागू किया गया, ऐसा नहीं था। बल्कि यह मैं बता चुका हूँ कि ये काफ़ी हद तक गवर्नर जनरल की परिस्थितियों पर निर्भर करती रही, प्रकृति पर निर्भर करती रही और तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करती रही। जैसे कि कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग इस नीति का जन्मदाता था, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने बनारस के राजा चेत सिंह के साथ जो व्यवहार किया या उसने अवध की बेगमों के साथ जो तथाकथित दुर्व्यवहार किया, तो उसमें वह इस नीति को भूल गया था। इसी प्रकार से कॉर्नवालिस ने जब 1790 में टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया, तो हम देखते हैं कि उस दौर के अंदर टीपू सुल्तान की आधी स्टेट छीन ली गई थी, जबकि हस्तक्षेप की नीति में इस प्रकार की चीज़ नहीं थी। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि यह गवर्नर जनरल्स की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से हम इस दौर के अंदर देख रहे हैं कि वेलेस्ली ने इसी नीति को एक नया रूप, नया जामा प्रदान करते हुए इसके अंदर सहायक संधि नीति लागू कर दी गई, सहायक संधि प्रणाली, जिसके तहत राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और एक सेना, एक अंग्रेजी सेना उस रियासत के खर्चे पर उसकी सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। तो इस प्रकार से हमें बार बार हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहे। होलकर और भोसले के साथ या अन्य मराठा सरदारों के साथ जब युद्ध किए गए, तब भी इस प्रकार की नीति में बुनियादी तौर पर समय समय पर जो परिवर्तन थे वो लागू करने लाजमी हुए। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज 1813 तक आते आते अच्छे तरीके से समझ गए थे कि रिंग फेंस की नीति को या हस्तक्षेप की नीति को ज़्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता, और यदि हिंदुस्तान में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शिकंजा मजबूत करना है तो इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा। और आगे चलकर हम यही देखते हैं कि विद्यार्थियों, दूसरे दौर के अंतर्गत इस नीति का परित्याग कर दिया गया और अब जो पॉलिसी अपनाई गई 1813 के बाद, जो लगभग 1857 तक चलती रही, वह पॉलिसी थी विद्यार्थियों अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। अपनी इस कक्षा के अगले चरण में मैं आपसे बात करूंगा पॉलिसी ऑफ द सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।